Good evening, student. My name is Anurag Srivastav. I am assistant professor of biology at Unpad Institute. So basically जो आज हम चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं क्लास 12 का, वो बहुत बढ़िया एंड बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आपने सुना होगा कि बहुत सारे टाइप के हमारे प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स एक्सेट्रा। बट ये फ्लावरिंग प्लांट की जो कैपेसिटी होती है वो केवल एक ही प्लांट की स्पीशीज के में होती है, जिसका नाम बेसिकली होता है एंजियोस्पर्म। तो हम बेसिकली पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अलावा और किसी प्लांट की कैटेगरी में कैपेबिलिटी नहीं होती वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके, या फिर हम अगर दूसरी भाषा में बोलें तो उनके पास फ्लावर ही नहीं होते हैं, केवल फ्लावर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी एंजियोस्पर्म में होती है। तो आज का जो लेक्चर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट विच इज एंजियोस्पर्म। सो स्टूडेंट, अगर आप क्लियरली इस डायग्राम को देख रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है ये डायग्राम बेसिकली एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट का है, मतलब फ्लावर का स्ट्रक्चर है। लेकिन फ्लावर के स्ट्रक्चर को करने से पहले हम फ्लावर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। सोचिए कि अगर ये फ्लावर कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं तो क्या होता। सपोज कीजिए फ्लावर इतने खूबसूरत नहीं होते तो क्या होता। इतना फ्लावर की इम्पोर्टेंस क्यों है, हम क्यों बोलते हैं फ्लावर हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। आपको एक चीज़ क्लियरली पता है कि जो फ्लावर्स बेसिकली है वो हमारी लाइफ से जुड़ चुके हैं, चाहे वो रिचुअल हो, चाहे वो ऑर्नामेंटल वैल्यू हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैड हो, कोई भी सिचुएशन हो हम फ्लावर का यूज करते हैं हर एक सिचुएशन में। तो फ्लावर इज कनेक्टेड विद ह्यूमन लाइफ, तो दैट इज वाई फ्लावर इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। तो फ्लावर की इतनी वैरायटी है, इतने अट्रैक्टिव, इतने सुंदर है, ये हम आगे समझेंगे कि फ्लावर इतने सुंदर, इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं। जो मेन रीजन है इनका अट्रैक्टिव होने का वो आप सबको पता है, सिंपल पॉलिनेशन के लिए। बट जो अट्रैक्शन है ये सिर्फ इंसेक्ट को ही अट्रैक्ट नहीं करते, ये हमें भी अट्रैक्ट करते हैं। फ्लावर फ्लावर की जो वैरायटी है वो इस वर्ल्ड को बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा बनाती है। विदाउट फ्लावर बेसिकली बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कभी सरवाइव नहीं कर पाते। अगर हम बात करें लाइक बीज, विदाउट बीज पॉलिनेशन नहीं पॉसिबल होता। अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है तो 85% ऑफ द प्लांट इज जर्मिनेटेड बाय द बी। अगर बी नहीं होंगे तो कोई भी फ्लावर इजिली जर्मिनेट नहीं करेगा और उससे न्यू प्लांट नहीं बनेगा। 85% ऑफ प्लांट जो इमर्ज होते हैं वो बी पॉलिनेशन की वजह से होते हैं। तो फ्लावर हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक सिचुएशन चाहे जैसे भी हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट चैप्टर नंबर 11 में आपने एक यूनिट पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजिकल और फ्लावरिंग प्लांट। उसमें आप बेसिकली पढ़ चुके हो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं उनके, इन्फ्लोरोसेंस क्या होते हैं, सेपल पेटल क्या होते हैं। बट हम थोड़ा उस पॉइंट को थोड़ा रिकॉल करेंगे और आगे इस पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस डायग्राम को क्लियरली देखेंगे तो आपको दो चीजें पता चलेंगी कि फ्लावर में जो मेनली दो मेन पार्ट होते हैं वो होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस वन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम स्टैमन बोलते हैं। स्टैमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है लोब और एक होता है फिलामेंट, या फिर लोब को हम कहते हैं एंथर और फिलामेंट। जो एंथर जिस पॉइंट से कनेक्ट होता है सिलेंड्रिकल पॉइंट, ये वाला दिस वन, इसको हम बेसिकली बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है दिस वन, ये लोब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एंथर। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच नेम ऑल्सो, जो उसका अदर नेम है वो एंड्रोशियम भी है। तो एंड्रोशियम एंड द स्टैमन ये दोनों सेम ही है, उनके पार्ट क्या हो गए, फिलामेंट एंड द एंथर। नाउ जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका दूसरा नेम है बेसिकली गायनोशियम। इसको हम बेसिकली कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं। इसमें तीन मेन पार्ट होते हैं, फर्स्ट स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, थर्ड ओवरी। जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, दिस वन, ये वाला, इसका जो पूरा पोर्शन है इसको हम बेसिकली बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसको हम पिस्टिल कहते हैं, PISTIL, पिस्टिल कहते हैं, या फिर इसको हम कार्पल भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें बेसिकली तीन मेन पार्ट कौन से होते हैं। अपर जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये बीच वाला पोर्शन है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे पोलन ट्यूब इमर्ज होती है एंड दी ओवरी के पास जाती है, दिस इज कॉल्ड दी ओवरी। यहाँ पे मेनली फर्टिलाइजेशन होता है इस ओवरी के पोर्शन पे।
तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड द फीमेल। नाउ अब फ्लावर के कौन कौन से बेसिकली पार्ट होते हैं, अगर हम बात करें फ्लावर के दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो उसको अट्रैक्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका दिस वन, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं पेटल्स। जो आप येलो कलर में देख रहे हो बैकग्राउंड में, ये पेटल्स होते हैं जो बहुत वैरायटी में कलर फॉर्मेशन में हमें मिलते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन, इसको हम सेपल बोलते हैं, इसको हम पर्टिकुलर सेपल्स बोलते हैं। और ये जो एरिया ये वाला, इसको स्टॉक बोलते हैं, जहाँ से पूरा बेस स्टार्ट होता है किसी फ्लावर का। अगर आप एक चीज और देख रहे हो इस फ्लावर में तो आपको अच्छे से एक चीज और समझ में आएगी। दिस वाला पोर्शन, दिस वन जो है नेक्टिफेरस एरिया। ये नेक्टिफेरस एरिया पर्टिकुलर क्या होता है? ये जो नेक्टिफेरस एरिया है इसका जो फंक्शन है वो ये होता है कि पोलिनेशन के दौरान जो भी इंसेक्ट आएंगे उनको अगर फूड कलेक्ट करना है तो वो इस नेक्टिफेरस एरिया से नेक्टर कलेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम सबको पता है हनी, शहद। जो शहद होता है वो इस पर्टिकुलर फ्लावर के पोर्शन से ही प्रोड्यूस होता है। कैसे? जब बीज पॉलिनेशन करने आते हैं तो इसके ऊपर लाई करते हैं। तो वो बेसिकली क्यों आ रहे हैं? वो केवल नेक्टर को कलेक्ट करने आ रहे हैं। ठीक है, जब वो नेक्टर को कलेक्ट करने आते हैं नेक्टिफेरस एरिया से, तो बेसिकली क्या होता है, उनके लेग्स पर, उनके पैर पर बीज के पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो जाते हैं। और उन पोलन ग्रेन के डिपॉजिट होने से क्या होता है, जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है तो वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर छोड़ देता है, जब वो दूसरा नेक्टर उसमें से सकिंग और कलेक्ट कर रहा होता है। तो इससे पोलिनेशन भी हो जाता है और बीज को उसको फूड भी मिल जाता है। तो दिस इज नेक्टिफेरस एरिया विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोलिनेशन। तो मेन मेन पॉइंट: स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, एंथर एंड फिलामेंट, सेपल, पेटल, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावर का। नाउ स्टूडेंट, जो हम अब पर्टिकुलर टॉपिक की बात करने वाले हैं वो हमारा फ्लोरिकल्चरिस्ट है। फ्लोरिकल्चर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम फ्लावरिंग प्लांट को मर्ज करते हैं, फ्लावरिंग फ्लावर्स को उगाते हैं, पैदा करते हैं। और जो इस प्रोसेस को करता है उसको फ्लोरिकल्चरिस्ट बोलते हैं। अब हम बेसिकली इस चीज में पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि फ्लावर के बनने से पहले क्या होता है। किसी भी चीज का फॉर्मेशन जब होता है, कोई भी फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, आपको पता है फर्टिलाइजेशन से पहले एक और इवेंट होता है जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली प्लांट तैयारियां करना चालू कर देता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इस प्री फर्टिलाइजेशन में बेसिकली क्या होगा, प्लांट अपने आप को प्रिपेयर करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। अब जब वो इस इवेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रीमोर्डियम। क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियम, जिसकी डेफिनेशन है एन ऑर्गन in its earliest stage of development the foundation of subsequent development। मीन कि एक सेल पर्टिकुलर जब मैच्योर हो जाएगी तो प्री फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो अपने आप को तैयार करेगी ताकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रीमोडियम। ठीक है, तो जब कोई भी सेल प्रीमोडियम प्रोसेस में जाएगी तो इट्स मीन कि उसका नेक्स्ट प्रोसेस या फिर नेक्स्ट स्टेज कौन सी होगी? फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होगा कि प्रीमोडियम सेल्स को तैयार करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये इमर्ज होता है कि प्लांट को या फिर उस सेल को कैसे पता चलता है कि बेसिकली नाउ दिस टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जिस तरीके से हमारी बॉडी में मैचुरेशन जब आती है, किसके थ्रू आती है? हार्मोन्स के थ्रू। उसी तरीके से प्लांट के अंदर ये मैसेज हार्मोन्स के थ्रू मूव होता है कि नाउ इस टाइम टू फर्टिलाइजेशन, नाउ इस टाइम ऑफ मैच्योरिटी टू प्रोड्यूस अ फ्लावर एंड फॉर्म अ गैमेट। तो ये किनकी वजह से हो रहा है? हार्मोनल की वजह से। तो हार्मोनल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो इनिशिएट करते हैं प्रीमोडियम को। कौन से दो पॉइंट है? स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड दी हार्मोनल चेंजेस। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उसके बाद, प्रीमोडियम के बाद क्या, सॉरी प्रीमोडियम के बाद क्या होता है? यस, प्रीमोडियम का मतलब होता है कि प्री फर्टिलाइजेशन की तैयारी करना, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट की तैयारी करना। अब बेसिकली क्या होगा प्रीमोडियम में? इन्फ्लोरेसेंस, सेपल, पेटल, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये फॉर्म होना चालू हो जाएंगे। तो एक पूरा का पूरा फ्लावर तैयार हो जाएगा, मेड अप हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पूरा एक फ्लावर जो आप देखते हो वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है वो हम आगे वाले चैप्टर के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन समझ रहे हैं। आपने एक फ्लावर को देखा तो इट्स मीन क्या कि वो फर्टिलाइजेशन इवेंट है? नो, इट्स मीन दीज आर दी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन से होने से पहले जो पूरा इवेंट है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने आपको बता ही दिया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा गाइनोशियम होता है, और इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो दिस इज द फ्लावर विच गो इन अ प्रीमोडियम स्टेज बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन एंड द फिजिकल स्ट्रक्चर। नाउ स्टूडेंट, जो हम अब बात करेंगे वो हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। हम पढ़ चुके फ्लावर के अंग के बारे में, कैसे प्रीमोडियम और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट चालू होता है। अब हम जो आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे कि व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे होता है, क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, मेन पर्पस क्या है, इतनी सारी वेरिएशन क्यों होती है पोलन ग्रेन में, और पोलन ग्रेन का यूज क्या है हमारे कल्चरल में, हमारी लाइफ में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को, विच इज ए टाइपिकल स्टैमन। अगर हम डायग्राम को पर्टिकुलर अगर हम देखें तो ये डायग्राम हमें बेसिकली किसका दिख रहा है, स्टैमन का। स्टैमन में दो मेन पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है एंथर, सेकंड होता है फिलामेंट। तो दिस इज दी फिलामेंट जो सिलेंड्रिकल है। ये फिलामेंट क्या होता है, एंथर को होल्ड करने के लिए बेस प्रोवाइड करता है, जो कि बेसिकली पेटल से अटैच होता है और दी रिसेप्टिकल से अटैच होता है, ताकि वो इजिली टूट के गिर ना जाए और इजिली एंथर को पकड़ के रखे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी फिलामेंट। उसके बाद एक लोब होता है, इसको हम बोलते हैं एंथर। ये जो एंथर है पर्टिकुलर, इसके अंदर पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं, और जब पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं तो वो बर्स्ट आउट करके एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि स्टैमन बेसिकली क्या है। स्टैमन में पहली चीज होती है फिलामेंट, मैंने आपको बता दिया। फिलामेंट की डेफिनेशन होती है द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक, STLK इज कॉल्ड फिलामेंट। एंड द एंथर क्या है, एंथर इज अ माइनर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, बाइलोब्ड का मतलब है, बाई का मतलब दो, लोब का मतलब सर्कल, यानी एंथर के अंदर दो सर्कल होते हैं मिनिमम, कम से कम दो सर्कल होते हैं। चार भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन दी प्लांट और डिपेंड अपॉन दी वेरिएशन। तो दो लोब, बाय लोब का मतलब होता है दो लोब, बाय मतलब दो, लोब का मतलब दो सर्कल, और लोब क्या होता है, सर्कुलर, सर्कल शेप में। ठीक है, अब बेसिकली क्या होते हैं, ये जो लोब्ड होते हैं, ये लोब डिपेंड करते हैं कि कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, चार हैं या फिर आठ हैं। तो इनके बेसिस पे हम लोब्ड के बेसिस पे इनको डिवाइड करते हैं एंथर को, विच हैव अ टू नेम विच इज मोनोथिकस और डायथिकस। क्यों, क्योंकि इन लोब के अंदर थिका नाम का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वो मैं आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा वो थिका क्या होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले लोब होता है, लोब के अंदर पर्टिकुलर क्या होते हैं, थिका होते हैं, और इस थिका बेसिकली क्या होता है, थिकस। जो मोनोथिकस, अगर आप ध्यान से पढ़ें मोनोथिकस को, तो मोनो अलग होता है, थिकस अलग होता है। थिकस क्या इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ थिका, थिका का प्लूरल फॉर्म है। तो एंथर के अंदर लोब होते हैं, लोब के अंदर थिका होते हैं, थिका के अंदर, थिका पे डिपेंड करता है कि वो एक लोब है, दो लोब है या चार लोब है। अगर एक लोब है, यानी एक लोब का मतलब क्या हो गया कि मोनोथिकस का मतलब क्या होगा, एक, एक लोब, और एक लोब में कितने होते हैं, दो थिका होते हैं। ठीक है, और डायथिकस का मतलब होता है दो। ठीक है, और कितने होंगे, चार। हमेशा याद रखना, लोब का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन, और लोब के अंदर थिकस होते हैं, उन थिकस पर डिपेंड करता है कि कितने हैं, चार या फिर दो। वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे क्या होता है। अगर मोनोथिकस है तो उसका एग्जांपल हिबिस्कस है, हिबिस्कस आपको पता ही है, उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। और दूसरा जो डायथिकस है वो है ब्रिंजल, यानी जो बैंगन का प्लांट है उसके अंदर जो फ्लावर होता है वो डायथिकस होता है। अब हम डायथिकस समझे, अब पहले हम मोनोथिकस एंड डायथिकस को समझते हैं, ये होते क्या है, लोब कैसे होते हैं। नाउ अगर हम बात करें कि ये जो फिलामेंट है पर्टिकुलर, ये थैलेमस से अटैच क्यों होते हैं, और ये थैलेमस से पर्टिकुलरली अटैच होने के बाद पैटल से क्यों अटैच होते हैं, इनका जो मेन रीजन होता है वो होता है चैक टर्मिनोलॉजी। चैक टर्मिनोलॉजी का मतलब बेसिकली क्या है कि कोई भी एंथर या फिर कोई भी स्टेमन कभी भी सेम नहीं होता। हर एक प्लांट में, हर एक फ्लावर में वो अपने लेंथ के वाइज किसी भी तरीके से वेरी कर सकता है। लेंथ में सपोज करो कि एक फ्लावर में 10 स्टेमन है, तो हर एक 10 स्टेमन का साइज अलग अलग होगा, वेरीड करेगा, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 9, किसी का 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन एक जैसा कभी नहीं होता। क्यों, इसी वेरिएशन की वजह से हर फ्लावरिंग प्लांट में वेरिएशन आता है।
जिस तरीके से एक मेल गैमेट में अगर वेरिएशन नहीं होगा, उसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आएगा। तो मेल और फीमेल में वेरिएशन आना चाहिए, जिसकी वजह से न्यू प्रोजेनी में वेरिएशन आए, और इन्हीं वेरिएशन की वजह से किसी भी फ्लावर के अंदर वेरिएशन आता है। क्लास देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको बेसिकली याद हो ढंग से, तो मैंने आपको ये बताया था कि एंथर के अंदर लोब्स होते हैं, और लोब डिपेंड करते हैं कि वो मोनोथिकस है या फिर डाइथिकस है। तो हम बेसिकली मोनोथिकस और डाइथिकस ही समझ रहे हैं अभी। बाद में बेसिकली हम समझेंगे तो थिका होते हैं वो क्या होते हैं। पहले हम मोनोथिकस एंड डाइथिकस को समझते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मोनो का मतलब होता है जिसके अंदर केवल दो लोब हों। और लोब आपको पता है बेसिकली क्या होता है। लोब होता है एक सिलेंडर लाइक सर्कुलर, ये होता है ये। अगर ये एक पर्टिकुलर लोब दो पेयर में हो तो इसको हम बोलेंगे मोनोथिकस। और अगर ये लोब चार लोब में हो, यानी चार लोब के पेयर में हो, सॉरी दो लोब के पेयर में, ये कितना पेयर है, ये बेसिकली एक पेयर ऑफ लोब है, जिसके अंदर बेसिकली कितने लोब हैं, दो। और ये कितने लोब है, दो पेयर ऑफ लोब, जिसके अंदर कितने लोब हैं, चार। तो यहाँ पे एक लोब ये रहा, दो लोब ये रहे, तो दिस इज कॉल्ड दी मोनोथिकस। तो मोनोथिकस में क्या होता है, वन पेयर ऑफ लोब, ठीक है। और ये जो सेकंड डायग्राम है ये बेसिकली है डायथिकस। डाई का मतलब होता है दो, तो यहाँ पे लोब के कितने पेयर होंगे, दो पेयर। दो पेयर का मतलब एक पेयर में दो लोब होंगे, तो दो पेयर में कितने होंगे, चार लोब। तो यहाँ पे देखो चार लोब है, एक ये रहा, एक ये रहा, दो, एक साइड में तीन, और ये चार। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चार लोब है, जिसको हम बोलते हैं डायथिकस। आई होप आपको मोनोथिकस और डायथिकस समझ में आ गया होगा। अगर किसी एंथर में पेयर ऑफ लोब होते हैं उसको बोलते हैं मोनोथिकस। और पेयर ऑफ लोब में कितने होंगे, दो लोब। जैसे ये वाला एक ये रहा, एक ये रहा, दो लोब है, तो पेयर ऑफ लोब मोनोथिकस। और अगर दो पेयर ऑफ लोब होंगे, एक पेयर में दो होंगे तो दूसरे पेयर में दो, तो चार लोब होंगे, तो एक ये रहा, दो, तीन एंड चार, दिस इज कॉल्ड डायथिकस। एग्जाम्पल ऑफ मोनोथिकस हिबिस्कस प्लांट, और एग्जाम्पल ऑफ डायथिकस इज ब्रिंजल। नाउ स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो बेसिकली डायथिकस होते हैं उनका जो दो होते हैं, एक होता है मोनोथिकस, एक होता है डायथिकस। डायथिकस का मतलब दो पेयर ऑफ लोब। अब यहाँ में हम पढ़ेंगे कि जिसके अंदर दो पेयर ऑफ लोब होते हैं उसके अंदर थिका होते हैं, THECA, दिस वन, इसको बोलते हैं बेसिकली थिका। तो डायथिकस की हम पहले समझ लेते हैं क्या है, हम समझ चुके हैं लेकिन एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंथर इज अ बाइलोब विच ईच लोब हैव टू थिका, यानी हर एक लोब में दो थिका होंगे। मतलब कि डायथिकस का मतलब होता है दो पेयर ऑफ लोब, मतलब कितने हो गए, चार लोब होंगे। ये देखिए एक लोब, दो लोब, तीन लोब एंड चार, ये देखो एक लोब, ये दूसरा लोब, ये तीसरा लोब एंड ये चौथा लोब। तो कितने हो गए, चार लोब हो गए। अब इस चार लोब के अंदर बेसिकली क्या होंगे, दो थिका होंगे। दो थिका कैसे होंगे, दिस वन, अगर हम इसको काट दूं तो ये वाला जो दो है, ये दो लोब, ये एक थिका होंगे, एक थिका होंगे। और ये बाकी के जो दो लोब हैं ये दूसरे थिका होंगे। तो दिस इज कॉल्ड दी थिका। थिका, अब आपको थिका समझ में बेसिकली आ गया होगा कि थिका क्या होता है। सेकंड, अगर हम पोलन ग्रेन की डायग्राम की बात करें, तो पोलन ग्रेन के डायग्राम की बात करें तो उसमें हमें एक चीज पता चलेगी, जो मेन पार्ट है पोलन ग्रेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल का, वो पर्टिकुलर एंथर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जब वो एंथर से प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर मैं दो स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुका हूँ आपको अभी, एक मोनोथिकस, एक लोब। लोब के अंदर थिका होते हैं। थिका कितने होते हैं, अगर डायथिकस कोई प्लांट है तो उसके अंदर दो थिका होंगे, जो कि एक थिका ये रहा और एक थिका ये रहा, और एक थिका के एक पेयर ऑफ थिका के अंदर कितने पर्टिकुलर लोब होते हैं, दो। तो दो लोब, वन थिका। तो डायथिकस का मतलब क्या होगा, चार लोब, तो कितने थिका, दो थिका, तो टू पेयर ऑफ थिका। तो बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर जो मेन पार्ट होता है वो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। विदाउट माइक्रोस्पोरेंजियम कभी भी कोई भी पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं हो सकता, मैच्योरिटी में नहीं आ सकता। इन माइक्रोस्पोरेंजियम में बेसिकली सेल्स होती है चार टाइप की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो मेन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन बाय द हेल्प ऑफ स्पोरेंजिनस टिश्यू। स्पोरेंजिनस टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं, स्पोरेंजिनस टिश्यू वो होते हैं जो इसको बेसिकली मैच्योर होने में मदद करते हैं पोलन ग्रेन को, ठीक है।
अब स्पोरम जिम की बात करें, स्पोरम इज द मेन प्रोसेस जिसकी वजह से पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं। अगर आप ये वाला डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा ये बेसिकली कौन सा डायग्राम है, डायथिकस का। तो इसके अंदर बेसिकली 4 लोब है। फर्स्ट पोलन ग्रेन, सेकंड पोलन सेक्स। जो पोलन सेक्स हैं वो पर्टिकुलर क्या करते हैं, हर एक लोब को अलग करते हैं ताकि हर एक लोब का अपना अलग आइडेंटिफिकेशन हो। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आगे वाले 2 लोब हैं जो पर्टिकुलर वो तो काफी इमर्ज हैं, वो इजिली दिख रहे हैं, और जो बैक के 2 है वो काफी बड़े हैं। तो इट्स मीन हर एक लोब एक दूसरे से अलग है। इसको बोलते हैं हम पोलन सेक्स। वो होता है एंथर एंड फिलामेंट। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बेसिकली कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेल होते हैं जो पोलन ग्रेन को मैच्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ स्टूडेंट, जो आप अपने डायग्राम देख रहे हैं पर्टिकुलर, ये जो डायग्राम है ये इनर पोर्शन ऑफ पोलन ग्रेन है जो कि बेसिकली ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है। अगर हम बात करें, मैंने आपको एक चीज एक टर्म बताई थी माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं, अगर आप ध्यान से इस वाले पोर्शन को देखोगे तो इसके अंदर आपको पता चल रहा है इसके अंदर बेसिकली 4 मेन सेल्स हैं। कितनी सेल हैं, 4 मेन सेल्स हैं। फर्स्ट एपिडर्मिस जो आउटर कवरिंग होती है, उसके बाद फाइब्रस लेयर जिसको हम बेसिकली बोलते हैं मिडल लेयर। ठीक है। एपिडर्मिस के बाद जो होती है वो फाइब्रस लेयर है जिसको हम बेसिकली एंडोथीशियम भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इनके बीच में एक लेयर और होती है इसको हम बेसिकली मिडल लेयर बोलते हैं, एंड थर्ड लेयर होती है टैपेटम। ये 4 सेल जो बेसिकली होती हैं, यही 4 सेल हमारी कलेक्टिवली नोन एज अ माइक्रो स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। ये स्पोर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। क्योंकि पोलन ग्रेन स्पोर की फॉर्म में होते हैं इसलिए उनको बोलते हैं स्पोर्स। तो इन 4 सेल को हम कलेक्टिवली बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर आप इस डायग्राम को क्लियरली देखें तो आपको पता चलेगा ये डायग्राम डाइथिकस का है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 पेयर ऑफ थिका है। कैसे, ये एक पेयर ऑफ थिका और ये दूसरा पेयर ऑफ थिका, और हर एक पेयर ऑफ थिका में कितने लोब हैं, 2 लोब, एक एरा दूसरा एरा, एक एरा दूसरा एरा। तो दिस इज दी डायथिकस प्लांट। अब हम बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे कि एक डायथिकस एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। अगर आप क्लियरली देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। फर्स्ट एरा, सेकंड एरा, थर्ड एरा एंड फोर्थ एरा। तो डायथिकस है तो बेसिकली 4 लोब है, तो हर एक लोब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कौन कौन सी सेल होती है, एपिडर्मिस, फाइब्रस लेयर, टैपेटम और पोलन। ये पोलन हम पढ़ते हैं ये क्या है आगे जाके, लेकिन अभी हम मेन 4 सेल पढ़ेंगे। अगर आप आगे स्लाइड में पढ़ोगे तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सेल है उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम भी है, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ठीक है, मिडल लेयर और टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये जो 3 लेयर हैं इनका जो काम होता है वो काम होता है स्पोर्स और पोलन ग्रेन को। स्पोर और पोलन ग्रेन दोनों सेम है। पोलन ग्रेन को क्या, इनको प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। क्यों, क्योंकि किसी भी एनवायरनमेंट में, चाहे वो ड्राई एनवायरनमेंट हो, वेट एनवायरनमेंट हो, या काफी हाई एनवायरनमेंट है जो कि एंथर को मार सकता है या फिर डाई कर सकता है, उस सिचुएशन से उनको बचाए। तो इन 3 लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन का। और जो लास्ट की लेयर है जिसको हम टैपेटम बोलते हैं, उस टैपेटम का फंक्शन होता है कि पोलन ग्रेन को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करे ताकि उसको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन मिलता रहे और वो लिव करता रहे जब तक कि पोलिनेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो provide the nourishment or nutrition by the tapetum for maturation of pollen grain। अब देखिए, आप इसमें आपको एक चीज पता चल रही है, जो सिंपल डायग्राम है पोलन ग्रेन का है। ठीक है। ये आप अगर 4 लोब देख रहे हैं, ये 4 लोब और ये लोब बिल्कुल सेम ही है, इसमें कुछ फर्क नहीं है क्योंकि इसको एनलार्ज करके हमें बेसिकली दिखाया गया। अब हम बात करते हैं पोलन सेक्स क्या होते हैं। पोलन सैक, SAC सैक। अगर हम पोलन सैक की बात करें तो देखिए ये पर्टिकुलर एक लोब, हर एक लोब को हम पोलन सैक भी बोलते हैं और बेसिकली लोब भी बोलते हैं। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, पोलन सैक और लोब। ठीक है। बीच में आपको एक वस्कुलर बंडल मिल रहा है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट और वस्कुलर बंडल का फंक्शन क्या होता है, इन चारों लोबों को एक जगह बांध के रखना, कनेक्ट करके रखना ताकि वो एक दूसरे से टूट के ना गिर जाएं ये कोई भी लोब। ठीक है। और दूसरा होता है इनको प्रोटेक्शन
एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करना। सेंटर में ये इसलिए होते हैं ताकि ये हर जगह, हर किसी लोब को, हर हर पोलन सैक को, हर लोब को एक जगह सेंटर में उसको मजबूती के साथ बांधे रखे। ठीक है, अब आप बेसिकली देखेंगे कि पोलन ग्रेन को मैच्योर होने के लिए, पोलन ग्रेन को मैच्योर, ध्यान से सुनिएगा, पोलन ग्रेन को मैच्योर होने के लिए माइक्रोस्पोरेंजियम में बेसिकली एक पर्टिकुलर सेल होती है जिसका नाम होता है पीएमसी, जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन मदर सेल, जो कि डायप्लॉइड होती है। डायप्लॉइड मतलब दो सेल्स होते हैं इसके अंदर, दो न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो पीएमसी है, ये पीएमसी मियोसिस के प्रोसेस से बेसिकली टेट्राड पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है, जो कि बेसिकली ये है टेट्राड। टेट्राड पोलन ग्रेन जब प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद पोलन ग्रेन और स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये पोलन ग्रेन बस्ट आउट होते हैं एंड रिलीज आउट होते हैं। तो अब क्रोनोलॉजी देखिए, सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, लोब्स होते हैं। लोब दो टाइप के होते हैं, मोनोथिकस भी होते हैं, डायथिकस भी, एंड ईच लोब के अंदर थिका होते हैं। अगर डायथिकस है तो कितने थिका होंगे, दो पेयर ऑफ थिका। उन थिका के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, उन थिका के अंदर लोब होते हैं, एक दो तीन चार लोब, और हर लोब को हम पोलन सेक भी बोलते हैं, SAC। अब हर सेक के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में चार सेल होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। इन तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और एक लेयर होती है टैपेटम। टैपेटम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक सेल और होती है जिसका नाम होता है पीएमसी, जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन मदर सेल, जो डायप्लॉइड होती है। जब पोलन ग्रेन मदर सेल म्यूसिस प्रोसेस करती है तब बेसिकली वो क्या प्रोड्यूस करती है, टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब कि एक सेल के अंदर तीन पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगी। और जब ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो चार पोलन ग्रेन में डिवाइड हो जाते हैं और बहुत सारे पोलन ग्रेन डिवाइड करेंगे। इस चीज को आप ध्यान से समझिए, जहां पे पोलन ग्रेन है, ये वाला पॉइंट, ये जो पोलन ग्रेन है जिसमें ये बताया हुआ है, ये दिस वन, इसके अंदर हर एक पोलन ग्रेन के अंदर टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन होंगे। इसके अंदर भी टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन होंगे, इसके अंदर भी टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन होंगे, इसके अंदर भी टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन होंगे। ठीक है, तो हर एक टेट्राड पोलन ग्रेन कितने में डिवाइड हो गया, चार में। किसके प्रोसेस के थ्रू, म्यूसिस के थ्रू। और कौन इसको प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है, पीएमसी। तो याद रखिए, ये आपका नीट और एम्स के एग्जाम में आता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पीएमसी, या फिर फुल फॉर्म ऑफ पीएमसी, पोलन ग्रेन मदर सेल। इसको मदर सेल क्यों बोलते हैं, मदर सेल बोलने का मतलब ये होता है कि बायोलॉजिस्ट जो भी नेचर है वो हमेशा रिस्पेक्ट करता है मदर को। मदर को रिस्पेक्ट करने का मेन मतलब ये है कि कोई भी चीज इमर्ज हो रही है इस दुनिया में, जो पैदा होती है वो मदर के थ्रू पैदा होती है। और यहाँ पे पोलन ग्रेन जब पैदा हो रहे हैं, किसके थ्रू पैदा हो रहे हैं, एक मदर सेल के थ्रू। तो इसलिए इनको ऑनर करने के लिए बायोलॉजिस्टों ने इनका नाम रखा पीएमसी, पोलन ग्रेन मदर सेल। आई होप स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। नाउ क्लास, आज ये हमारी लास्ट स्लाइड है, जो बेसिकली हम ये समझेंगे कि जब वो पोलन ग्रेन इमर्ज हो गए तो बेसिकली उनके, ये छोटा सा स्ट्रक्चर ही है उस एंथर का जो हमने पढ़ा है पीएमसी का। ठीक है, तो अब हम बेसिकली देखेंगे कि अब क्या होता है। देखिए, ये एक सिंपल सा मिडल लेयर है, इसमें आपको चार लेयर पता लगेगी माइक्रोस्पोरेंजियम की। एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दो, तीन एंड चार, चार माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर इसको हम जूम करें तो कितनी लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम में, चार। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। ठीक है, और ये जो मिडल लेयर और जो टैपेटम है, ये चार, ये तीन और ये चार। ये जो सेंटर वाला है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको आप अभी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये चार सेल मैंने आपको इनका फंक्शन बता दिए। जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी ही हमारा पीएमसी है, पोलन ग्रेन मदर सेल। क्यों, क्योंकि मैंने आपकी चीज बताई थी, पोलन ग्रेन और स्पोर सेम ही होते हैं, तो माइक्रोस्कोप स्पोर और पोलन ग्रेन आर दी सेम, तो इसलिए इन्होंने इनका नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल रखा है। माइक्रो मीन्स छोटा, क्यों, क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं हुआ, मैच्योर हो रहा है। और अगर माइक्रोस्पोर की बात करेंगे इजिकल टू पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं। तो पीएमसी और एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन ग्रेन मदर सेल, दोनों सेम है, इनको इससे कंफ्यूज मत होना। तो दिस इज दिस स्ट्रक्चर, और इनके फंक्शन क्या होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे। नाउ क्लास, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक वो अगली क्लास में करेंगे। अभी हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं। मैंने आपको एक टिश्यू का नाम बताया था जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। तो स्पोरोजेनेसिस की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है, फिर इस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं।
When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cell, homo मतलब same, that is sporangial tissue occupy the center of each microsporangium. each microsporangium क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था डायथिकस के अंदर बेसिकली दो थिका होते हैं और हर एक थिका के अंदर दो लोब होते हैं, तो चार लोब हो गए। उन चार लोबों को हम दूसरे और किस नाम से जानते हैं? पोलन सेक, SAC, ठीक है। तो अब ये जो लोब है, हर एक लोब को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम हर एक लोब को बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होते हैं। तो यही स्पोरोजेनेसिस टिश्यू आके जाके मैच्योर होते हैं और पोलन ग्रेन फॉर्म करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? वो है द सेल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लोइडी, यानी चार सेल के न्यूक्लियस हैप्लोइडी, ठीक है। और टेट्राड हम पढ़ चुके थे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ये स्ट्रक्चर था, ये तीन पोर्शन में, एक ये रहा ये तीन, इसको टेट्राड बोलते हैं। और हर एक टेट्राड, ये एक हो गया, ऐसे दूसरा होगा, ऐसा तीसरा होगा, ऐसे चौथा होगा। तो चार पोलन ग्रेन जब रिलीज आउट होते हैं उसको बोलते हैं टेट्राड। और हर एक टेट्राड में कितने कितने सेल होते हैं? एक, दो, तीन सेल होते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है। इस डायग्राम में अगर आपको क्लियरली समझ में आई थिंक आ ही रहा होगा, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये छोटे छोटे जो आपको ग्रीन कलर के पोर्शन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए हैं। जब भी पोलन ग्रेन बिल्कुल मैच्योर हो जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो आउटर लेयर थी, जिसको हम बेसिकली कहते हैं फाइब्रस लेयर, एंडोथीशियम और एंडोडर्मिस या फिर एपिडर्मिस, ये जो एपिडर्मिस है ये बस्ट आउट हो जाएगी, यानी फट जाएंगे। उससे फटने से क्या होगा? पोलन ग्रेन रिलीज आउट हो जाएंगे, और रिलीज आउट होने से क्या होगा? एनवायरनमेंट में चले जाएंगे और पोलिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड दी पोलन ग्रेन रिलीजिंग प्रोसेस। अब इस पोलन ग्रेन रिलीजिंग प्रोसेस का एक और नेम होता है जिसको हम बोलते हैं डिहाइज ऑफ पोलन ग्रेन, या फिर लाइन ऑफ डिहाइसेंस, या फिर डिहाइज, जो बेसिकली हमारा क्या होता है? रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। तो जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए PMC के थ्रू, पोलन ग्रेन मदर सेल के थ्रू, तो वो एनवायरनमेंट बस्ट होंगे, फैल जाएंगे, पोलिनेशन कंप्लीट करेंगे, पोलिनेशन होने से फर्टिलाइजेशन होगा और हमें एक अच्छा न्यू फ्लावर मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरन जेनेसिस, ये प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू सो मच।